हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी में चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन। ये चैप्टर 12 है, क्लास 11th का। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी पढ़ा था, और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। साथ में पिछला चैप्टर जो था चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इम्प्लांट्स, उसके भी हमारे वीडियोस आ गए हैं, वो भी आप देख सकते हो। जैसे कि पिछले वीडियो में पढ़ा हमने बच्चों की क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, हम इसके बेसिस पे बता सकते हैं कि कौन से एलिमेंट्स हमारे एसेंशियल हैं। अगर वो क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे तो एसेंशियल होंगे। और उसमें से फिर हमने पढ़ा कि आउट ऑफ जितने भी एलिमेंट हैं 17 एसेंशियल एलिमेंट्स में आते हैं, कुछ बेनिफिशियल हो सकते हैं। और उसके बाद में हमने क्वांटिटी बेसिस पे उनको भी डिवाइड कर लिया मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बच्चों, उनका रोल क्या है। तो रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनका रोल क्या होता है। अब देखते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। इसेंशियल एलिमेंट्स परफॉर्म सेवरल फंक्शन। जैसे कि पता है कि इसेंशियल एलिमेंट होगा तो फंक्शन जरूर करेगा, क्योंकि जब तक फंक्शन नहीं करेगा तो इसेंशियल हो ही नहीं सकता। तो इसे इसेंशियल एलिमेंट्स परफॉर्म सेवरल फंक्शंस। दे पार्टिसिपेट इन वेरियस, किस में पार्टिसिपेट करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में इन द प्लांट सेल सच एज परमेबिलिटी ऑफ सेल। वो कुछ ना कुछ जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होंगी उनमें पार्टिसिपेट तो करेंगे, तभी तो इसेंशियल है और तभी फंक्शन कर पाएंगे। जैसे कि परमेबिलिटी ऑफ सेल, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या गिवन है उसको पढ़ते हैं। परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन में जैसे कि आपको पता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जो परमेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल या कंसंट्रेशन ऑफ सेल से इसको भी इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको पता है एलिमेंट्स जो है ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होती है, कंसंट्रेशन होती है, उसको वो इफेक्ट करते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट हो सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, जैसे कि आयरन होता है बच्चों, ठीक है। और ऑस्मोटिक पोटेंशियल की बात करें तो पोटेशियम था, आप ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में पढ़ा था। बफरिंग एक्शन में कुछ जो है एलिमेंट्स वो काम करते हैं। साथ में एंजाइमेटिक एक्टिविटी के बहुत सारे पढ़ लिए आपने पिछले वीडियो में, वही रिकॉल कर लो। एंड एक्ट एज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड कोएंजाइम, और कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं और कुछ कोएंजाइम्स के लिए भी जो है काम करते हैं। तो बच्चों, आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, किस एलिमेंट जो है, कोई भी एलिमेंट है उसका फंक्शन क्या क्या हो सकता है। वेरियस फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, जो कि गिवन है। सबसे पहले हमारे लिए जो है नाइट्रोजन के बारे में गिवन है। यहाँ पर नाइट्रोजन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नाइट्रोजन फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज द इसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट। ये याद रखना है इसके बारे में बच्चों की, नाइट्रोजन जो होता है वो ग्रेटेस्ट अमाउंट में सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, तभी ये लिमिटिंग न्यूट्रिएंट या एलिमेंट बहुत जल्दी बन जाता है सोइल के अंदर। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है प्लांट्स को। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो ग्रेटेस्ट अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है वो नाइट्रोजन ही होता है। इट इज़ एब्जॉर्ब मेनली एज, ये निट्रेट आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। थ्रू सम आर आल्सो टेकन अप एज, ठीक है, मेनली निट्रेट की फॉर्म में होता है, और कहीं कहीं पे निट्राइट या अमोनियम आयन की फॉर्म में भी ये एब्जॉर्ब हो जाता है। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, पर्टिकुलरली ये हर जगह रिक्वायर्ड होता है। द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। साथ में मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल कोई भी होगी तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी नाइट्रोजन की। आपको पता है मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, वहाँ पे एंजाइम्स होंगे, एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने होते हैं, प्रोटीन्स का जो है अमीनो एसिड के बने होते हैं, अमीनो एसिड में नाइट्रोजन होता है। तो इसलिए वहाँ पे, और जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है वहाँ पे डिवीजन हो रहा है, तो आपको पता है कि नई सेल्स बनेंगी तो वहाँ पे मेम्ब्रेन्स भी बनेंगी, मेम्ब्रेन्स बनेंगी तो उसके अंदर जो है आपको पता है प्रोटीन्स भी होते हैं मेम्ब्रेन में। ये बात आप कह सकते हो कि नाइट्रोजन की जो है आवश्यकता वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी है, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल में भी है। तो ये फंक्शन आपको याद हो जाएगा आराम से। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एंड हार्मोन। ये ऑलरेडी आप पढ़ भी लिया होगा, आपने देख लिया होगा कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट किसका होता है बच्चों। मैंने अभी बताया प्रोटीन्स का भी होता है, न्यूक्लिक एसिड्स का भी होता है, विटामिन का भी और हार्मोन्स का भी। यहाँ पे बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम ये जो रोल पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जितना गिवन है उतना ही पढ़ना है, और ये जो पढ़ रहे हैं हम ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, तो हमें सिर्फ रिकॉल करना है। बहुत सारे कुछ हो सकता है हमारे लिए, कुछ एलिमेंट्स केवल कुछ जो नए हों, बाकी जो ऑलरेडी जो कॉमन यूज़ में आते हैं, जो आप हर जब भी कुछ पढ़ते हो, जैसे कि आप बायोलॉजी में कुछ भी पढ़ रहे हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इन एलिमेंट्स का रोल आप पढ़ लेते हो, बस उसको रिकॉल करना है। और साथ में जो जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन है इतनी सफिशेंट है, इसके अलावा एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड नहीं है। इसी में से क्वेश्चन आते हैं, और इसी जो है इन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं एग्जामिनर नीट का क्वेश्चन सेट करता है आपके लिए। तो आपको इसी को बस रिकॉल करते हुए जाना है कि आपने जो जहाँ पढ़ लिया है तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है बस एक साथ। तो इसलिए यहाँ पे जितना है एनसीईआरटी में उतना ही हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट बच्चों, फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्या है,
फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के बारे में जैसे कि आपको पता है, फॉस्फोरस इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सोयल इन फॉर्म ऑफ, सोयल से एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। सोर्स क्या है फॉस्फोरस, जो फॉस्फोरस है उसका, सोयल क्या है, सोर्स है सोयल। फॉस्फेट आयंस आइदर एज H2PO4 नेगेटिव और HPO4 ट्वाइस नेगेटिव, तो या तो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, H2PO4 नेगेटिव या फिर SPO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में। फॉस्फोरस इज ए, फॉस्फोरस क्या है बच्चों, देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सर्टेन प्रोटीन्स, ऑल न्यूक्लिक एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं। लिपिड किसके बने, फॉस्फोलिपिड्स। अगर फॉस्फेट आ गया तो पता लगा सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फेट होता है। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में भी कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं उनके अंदर फॉस्फोरस हो सकता है, फॉस्फोप्रोटीन्स बन जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड कंपाउंड तो होता ही है मेजर, ठीक है। न्यूक्लियो, यहाँ पे अगर न्यूक्लियोसाइड है उसमें फॉस्फेट मिलाएंगे तभी तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, तो न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड भी लिखा है, तो न्यूक्लियोटाइड में तो आएगा ही आएगा फॉस्फोरस। और एंड इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, जितने भी फॉस्फेट जहाँ पे इन्वॉल्व होगा वहाँ पे फॉस्फोरस की जरूरत आपको पड़ने वाली है। तो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन जितनी भी होंगी बच्चों वहाँ पे फॉस्फोरस होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज पोटाशियम। नेक्स्ट क्या है बच्चों, पोटाशियम। पोटाशियम इट इज एब्जॉर्ब्ड एज पोटाशियम आयन, किस फॉर्म में होता है, पोटाशियम आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। इन प्लांट्स दिस इज रिक्वायर्ड इन मोर अबंडेंट क्वांटिटीज इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, बर्ड्स, लीव्स एंड रूट टिप्स। कहाँ पे, और रूट टिप्स पे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में पोटाशियम की जरूरत पड़ती है, बर्ड्स में, लीव्स में एंड रूट टिप्स। मतलब जनरली ये कह रहा है कि जितने भी ये मेरिस्टेमेटिक जहाँ पे डिवीजन हो रहा है वहाँ पे जरूरत पड़ेगी आपको, बर्ड्स में जहाँ ग्रोथ हो रही है, लीव्स में भी, और साथ में रूट टिप्स जहाँ पे हैं वहाँ पे भी आपको पोटाशियम की ज़रूरत ज़्यादा होती है, वहाँ पे ज़्यादा फंक्शन करता है। पोटाशियम क्या काम करता है, हेल्प्स टू मेंटेन द एनायन कैटायन बैलेंस इन द सेल्स। किस काम में आता है, एनायन कैटायन बैलेंस सेल में मेंटेन करता है। एंड इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, किस में इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये फंक्शन आगे पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर, जब जब आप 12th क्लास पढ़ते हो बच्चों, तो 11th वाले तो वो पढ़ते हैं, जो 11th जिन्होंने क्रॉस कर लिया है तो वो 12th में पढ़ रहे होंगे, जो 12th पास हो चुके हैं वो ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके होंगे, प्रोटीन सिंथेसिस जो है क्या होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में, ये अभी पिछला जो चैप्टर है हमने उसी में कंप्लीट किया था, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जब ट्रांसमिशन पढ़ा उसमें ये टॉपिक कवर हुआ था, वहाँ पे आपने पोटेशियम का रोल पढ़ा था। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स में पोटेशियम बहुत सारे एंजाइम्स का एक्टिवेटर होता है जो कि हेल्प करता है उनको एक्टिवेट करने में, ये भी आप बायो एनर्जेटिक्स जो होती है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन उसमें पढ़ चुके हैं। इन द मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ सेल, और टर्जिडिटी ऑफ सेल को बनाने में ये हेल्प करता है, जैसे गार्ड सेल की टर्जिडिटी को कंट्रोल करता है कौन, पोटाशियम। तो ये तो फंक्शन थे हमारे पोटाशियम के, किस फॉर्म में अवेलेबल होता है और क्या क्या फंक्शन कर सकता है। नेक्स्ट है बच्चों कैल्शियम। नेक्स्ट इज कैल्शियम। प्लांट एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम द सोयल इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयंस, Ca2+ की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है बच्चों, ये हर एलिमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करना है। और कैल्शियम कहाँ से मिलता है, सोयल से मिलता है, उसका सोर्स क्या है बच्चों, सोयल। तो Ca2+ की फॉर्म में कैल्शियम इज रिक्वायर्ड बाई मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज। कहाँ पे जरूरत होती है कैल्शियम की बच्चों, जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक जहाँ डिविजन हो रहा है, डिफरेंशिएटिंग जहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है। अगर कोई सेल्स वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक जो डिवाइड कर रही है अगर वो छोड़ दे डिवीजन करना, ठीक है, तो फिर वो डिफरेंशिएट करना शुरू कर देती है, उसी के अंदर भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी। फिर डिफरेंशिएशन करके मैच्योर होती है वो सेल, क्या बन जाती है, वो मैच्योर बन जाती है। तो इसलिए अगर वो डिफरेंशिएशन में जाएगी तब भी उसको कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी, अगर वो मेरिस्टेमेटिक रही तब भी उसको यहाँ पे डिवीजन करने के लिए भी कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी। और डिफरेंशिएशन तब होगा, मैच्योरेशन की तरफ जाएगी तब भी उसको कैल्शियम की ज़रूरत होगी। तो ऐसे वाले जितने भी टिश्यूज़ होंगे जो मेरिस्टेमेटिक होंगे या डिफरेंशिएटिंग होंगे वहाँ पे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस सेल वॉल में, पर्टिकुलरली एज कैल्शियम पैक्टेट इन द मिडिल लेमेला। जैसे आपको पता है कि कैल्शियम पैक्टेट जो होता है मिडिल लेमेला कंपोनेंट है, तो इसलिए जब सेल डिवाइड करेगी और नई सेल्स बनेंगी वहाँ पे मिडिल लेमेला बन रहा होगा अगर नया, तो मिडिल लेमेला के अंदर कैल्शियम पैक्टेट की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी, तो डिवीजन के दौरान इसकी जरूरत पड़ती है। इट इज़ ऑल्सो नीडेड ड्यूरिंग द, और किस लिए होता है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। जब माइटोसिस होता है बच्चों, उसके स्पिंडल जब बनते हैं तो आप सेल्यूजन पढ़ा होगा आपने, वहाँ पे कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, जो स्पिंडल बनते हैं माइटोसिस के अंदर, तो वहाँ पर भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इट एक्यूमुलेट्स इन ओल्डर लीव्स, ये ओल्डर लीव्स में जो मूव नहीं कर पाता उन्हें फिक्स हो जाता है, उनके साथ जब डेथ होती है तो साथ में कैल्शियम सोइल में चला जाता है उनकी डेथ के होने के साथ में, और वहाँ डिके होकर के फिर प्लांट के अंदर एंटर करता है रूट्स के द्वारा, ठीक है, रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होता है सोइल से, तो इसलिए ये ओल्डर लीव्स में फिक्स हो जाता है। इट इज़ इन्वॉल्व
इट इज़ इन्वॉल्व इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग में मतलब उसके ऊपर जो चार्ज है उसको बैलेंस करने में, जो पोटेंशियल है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है, इसलिए नॉर्मल फंक्शनिंग में ये हेल्प करता है और परमेबिलिटी में भी इफेक्ट करता है। इट एक्टिवेट्स सर्टेन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने में काम जो है आता है वो है कैल्शियम। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जैसे कि आपको एंजाइम कंट्रोल होती है, एंजाइम की एक्टिविटी के लिए कैल्शियम एज ए कोफैक्टर काम करता होगा। मैग्नीशियम नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है, ये भी हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है। इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ डाइवेलेंट, ये भी मैग्नीशियम 2+ क्या है, डाइवेलेंट की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। it activates the enzymes of respiration photosynthesis and are involved in, ये respiration और photosynthesis के enzymes को एक्टिवेट करने में, जैसे कि आपको पता था कि रुबिस्को के लिए रिक्वायर्ड होता है एक्टिवेटर, पैपकेज के लिए भी ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, वही सेम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में जो होते हैं एंजाइम उनके लिए एक्टिवेटर काम करता है। इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए को बनाने के लिए हमें मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है, आपको पता है। ठीक है, डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस के लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है। मैग्नीशियम इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, ये आपको ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा और लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि वहाँ पे क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में जो होता है मैग्नीशियम होता है, उसके बिना क्लोरोफिल नहीं बनेगा, तो इसलिए मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है क्लोरोफिल बनाने के लिए। एंड हेल्प्स टू मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर, और आप सेल बायोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ पे राइबोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो दोनों सबयूनिट्स को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। तो मैग्नीशियम जो है राइबोसोम के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करता है और क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। और क्या फंक्शन है, डीएनए आरएनए के सिंथेसिस में हेल्प करता है, और ये बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में जो कि फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में काम आते हैं उनके लिए भी एक्टिवेटर काम करता है। नाउ नेक्स्ट, ये भी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है सल्फर। प्लांट्स ऑब्टेन सल्फर इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट आयन, किस फॉर्म में, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। सल्फर इज प्रेजेंट इन 2 अमीनो एसिड, ये आपको याद रखना है, प्रेजेंट कौन से 2 अमीनो एसिड हैं, सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है बच्चों, नीट में आया हुआ है, बहुत बार आ चुका है और आगे भी आएगा। सिस्टीन और मिथ्योनिन 2 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर आपको सल्फर मिलता है। सल्फर कंटेनिंग 2 ही हैं, सिस्टीन और मिथ्योनिन। C और M याद कर लो, C फॉर सिस्टीन, M फॉर मिथ्योनिन, तो CM याद कर लो, आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। एन इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स, और किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, सेवरल कोएंजाइम्स, जैसे कि जब आप पढ़ोगे एग्जाम्पल तो पता लग जाएगा आपको। और विटामिन, थायमिन, बायोटिन, कोएंजाइम, ये जितने विटामिन है, थायमिन है, बायोटिन है, कोएंजाइम है, इन सब का भी ये कंपोनेंट होता है, सल्फर होता है इन सब के अंदर। ठीक है, तो विटामिन कौन से, जैसे कि यहाँ पे थायमिन, बायोटिन, कोएंजाइम, इन सब का क्या मिलता है आपको, सल्फर मिलता है। और फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन भी आप पढ़ चुके होंगे, जब आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा होगा, उसके अंदर फेरेडॉक्सिन आपने पढ़ा होगा जब फोटो सिस्टम पढ़ रहे होंगे तो ये सल्फर के फंक्शन है, मेनली मिलता है सिस्टीन और मिथानिन में, याद रखना, और साथ में विटामिन जैसे कि थायमिन, बायोटिन, कोएंजाइम, इन सब में ये मिलता है, और फेरेडॉक्सिन में। नेक्स्ट है आयरन, आयरन जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है बच्चों, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। प्लांट्स ऑब्टेन, ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स ऑब्टेन आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरिक Fe3+ की फॉर्म में, ये इसको ऑब्टेन करते हैं प्लांट्स, ये याद रखना। इट इज़ रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट्स इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रो, जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ना बच्चों, उनमें सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड जो होता है वो आयरन ही होता है। उनके अंदर अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसकी होती है बच्चों, वो आयरन की ही होती है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक फेरेडॉक्सिन। और एक किसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं ना जो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन करने हैं, जैसे कि फेरेडॉक्सिन हो गया, साइटोक्रोम हो गया, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होती है फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में, ये दोनों में काम आते हैं। फेरेडॉक्सिन भी आता है, यहाँ पे साइटोक्रोम्स भी आते हैं, तो आपको यहाँ पे देखोगे बच्चों कि इनके लिए जो है आयरन का कंपोनेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में हेल्प करता है। इट इज़ रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज फ्रॉम Fe2+ टू Fe3+ ड्यूरिंग, और यहाँ पे Fe2+ या Fe3+ में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होता है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसलिए ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इट एक्टिवेट्स कैटलेज एंजाइम, कैटलेज एंजाइम क्या करता है बच्चों, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड को ब्रेक करता है वाटर में और ऑक्सीजन की फॉर्म में, ताकि वो टॉक्सिक होती है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड उसको नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। एंड इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, और किस लिए चाहिए बच्चों, आयरन के जो रोल है वो क्लोरोफिल को बनाने के लिए
इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल बनाने के लिए बच्चों आपको आयरन चाहिए, तो ये याद रखना, क्लोरोफिल का सिंथेसिस करने के लिए आपको आयरन की ज़रूरत पड़ती है। साथ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो चलता है वहाँ भी फेरेडॉक्सिन साइटोक्रोमिन का कंपोनेंट होता है, और ये Fe2+ Fe3+ फॉर्म में रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, ये इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ में ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, वो है आयरन। आगे चलते हैं बच्चों, कुछ एलिमेंट्स और गिवन है थोड़े से, उनको और कंप्लीट कर लेते हैं। मैग्नीज, मैग्नीज भी क्या है, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नस, किस फॉर्म में, Mn2+ की फॉर्म में। इट एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन, और बहुत सारे एंजाइम जो कि फोटोसिंथेसिस में रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं बच्चों, उनमें, और साथ में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है। आपको याद रखना मैग्नीज का काम। ठीक है, मैग्नीज जो है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उनका कंपोनेंट होता है, उनको एक्टिवेट करने में काम करता है। द बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज इज इन द, सबसे ज़्यादा कहाँ पे काम आता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और ये सबसे ज़्यादा काम में आता है बच्चों जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है ना फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिस्टम 2 के द्वारा, वहाँ पे मैग्नीज की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे मैग्नीज की ज़रूरत होती है। ये ऑलरेडी अगर आपने पढ़ लिया होगा चैप्टर फोटोसिंथेसिस, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि स्प्लिटिंग वाटर जब होती है तो मैग्नीज की ज़रूरत होती है। तो यही इसका मेन फंक्शन आपको याद भी रखना, और वहीं जो पढ़ा है वहाँ पे कोरिलेट करना, दोनों का सेम आपका कवर हो जाएगा ये। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, जिंक। जिंक भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। प्लांट्स ऑब्टेन जिंक एज Zn2+ आयन, किस फॉर्म में, Zn2+ की फॉर्म में होता है, ये आपको याद रखना है। इट एक्टिवेट्स वेरियस एंजाइम्स, ये बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर, जैसे हमने पढ़ा था अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, स्पेशली कार्बोक्सिलेजेस, और कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करने वाला कौन सा है बच्चों एलिमेंट, वो है जिंक। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आ चुका है, अभी भी आ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमेशा आ सकता है। तो कार्बोक्सिलेज को अगर एक्टिवेट करना तो कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, जिंक एलिमेंट। कौन सा होना चाहिए, जिंक एलिमेंट। तो आप इसको याद कर सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नीडेड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, और ये किस लिए चाहिए बच्चों, ऑक्सीजन बनाने के लिए। किस लिए चाहिए बच्चों, ये ऑक्सीजन बनाने के लिए चाहिए। किस लिए चाहिए बच्चों, ऑक्सीजन बनाने के लिए। जब आप प्लांट ग्रोथ हार्मोन पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर, तो उसमें आप ऑक्सीजन के बारे में पढ़ोगे, एक प्लांट हार्मोन होता है, और उसके सिंथेसिस के लिए आपको चाहिए जिंक। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, दोनों पॉइंट इस चैप्टर में भी है, उस चैप्टर में भी आएगा। तो इसलिए सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, जिंक। और साथ में किस लिए चाहिए हमें, ये जो कार्बोक्सिलेज होते हैं उनको जो एक्टिवेट करने का काम करता है, इसलिए जिंक इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कॉपर, ये भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। इट इज़ एब्जॉर्ब्ड एज क्यूप्रिक आयन, ये Cu2+ की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द ओवरऑल, किस लिए चाहिए, मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स। ओवरऑल मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें कॉपर चाहिए। क्या चाहिए, कॉपर। इसका फंक्शन भी लाइक आयरन, जैसे कि आयरन होता है ना बच्चों, इसके फंक्शन भी वैसे ही हैं। इट इज़ एसोसिएटेड विद द सर्टेन एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द रेडॉक्स रिएक्शंस, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में इन्वॉल्व होते हैं, उसी तरह की रिएक्शन में भी काम करता है। एंड इज रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज फ्रॉम Cu+ टू Cu2+। जैसे कि आयरन Fe2+ Fe3+ में आता है, ये Cu+ से Cu2+ में आता है, रिवर्सिबल ऑक्सीडाइज। और ये भी रेडॉक्स रिएक्शन, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाली रिएक्शन होती है, उनमें ये भी काम करता है। तो आयरन और कॉपर एक साथ याद रखना, दोनों के फंक्शन क्या होते हैं, सेम होते हैं। आयरन के याद कर लिया आपने, लगभग उसी तरह फंक्शन कॉपर के भी होते हैं। तो इसलिए कॉपर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, और आयरन भी माइक्रोन्यूट्रिएंट, दोनों के फंक्शन लगभग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में काम करते हैं। कुछ सिमिलर फंक्शन है, और दोनों ऑक्सीडाइज होते हैं। और ओवरऑल मेटाबॉलिज्म की बात करें तो उसमें हमें कॉपर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज़ बोरॉन, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसको बहुत बार क्वेश्चन आया है और आ सकता है। इट इज़ एब्जॉर्ब्ड एज BO3 3 B4O7 2 की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ये याद रखना, BO3 3 और B4O7 2। बोरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, ये इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे कैल्शियम का जो है अपटेक और यूटिलाइजेशन रुक जाएगा अगर बोरॉन नहीं हुआ प्लांट में, अगर उसकी कमी होगी तो कैल्शियम की भी वहाँ पे कमी हो जाएगी। तो ये अपटेक एंड यूटिलाइजेशन कैल्शियम के लिए रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मेम्ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग में हेल्प करता है, क्योंकि जो मेम्ब्रेन फंक्शनिंग में रोल प्ले कौन करता है बच्चों, कैल्शियम। तो इसलिए अगर कैल्शियम नहीं होगा तो अपने मेम्ब्रेन फंक्शन इफेक्ट होगी। तो यहाँ पे बोरॉन की वजह से कैल्शियम का अपटेक नहीं हुआ, तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ के बच्चों बोरॉन की वजह से भी मेम्ब्रेन फंक्शनिंग पे इफेक्ट देख सकता है, क्योंकि कैल्शियम का अपटेक नहीं हुआ, कैल्शियम का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, इसलिए बोरॉन इनडायरेक्टली मेम्ब्रेन फंक्शनिंग में इन्वॉल्व हो गया। पोलन जर्मिनेशन में, किस में, पोलन जर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पोलन जर्मिनेशन का क्या चाहिए, बोरॉन। और साथ में सेल इलोंगेशन के लिए
सेल की जब ग्रोथ करती है सेल उस टाइम पे चाहिए, सेल डिफरेंशिएट हो रही है जब डिवीजन छोड़ दिया उस टाइम पे चाहिए, और साथ में कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन जैसे कि शुगर का ट्रांसपोर्ट होता है उस टाइम पे आपको क्या चाहिए, बोरॉन। तो पोलन जर्मिनेशन वाला इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन इंपॉर्टेंट है, सेल डिफरेंशिएशन फिर से आ गया है, और यहाँ पे साथ में सेल इलोंगेशन आ गया है, और यहाँ पे कैल्शियम का अपटेक यूटिलाइजेशन के लिए आप क्या चाहिए बच्चों, बोरॉन। तो ये बोरॉन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम पॉइंट से अगर देखें हम नीट के पॉइंट से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखना, पोलन जर्मिनेशन, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, एंड फिर ये किस लिए रिक्वायर्ड है, साथ में यहाँ पे अपटेक यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम के लिए जितने भी कैल्शियम के फंक्शन है वो सारे बोरॉन इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है, तो इसलिए इसके फंक्शनों से रिलेट करके थोड़ा याद कर सकते हो। पोलन जर्मिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन याद रखना, और सेल डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कि मोलिब्डेनम है बच्चों। प्लांट ऑब्टेन इट इन द फॉर्म ऑफ मोलिब्डेट, MOO2 प्लस के आयन की फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब करते हैं। इट इज़ ए कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम्स इंक्लूडिंग नाइट्रोजनेज, जो कि आपने पिछले वीडियो में भी समझा था कि नाइट्रोजनेज जो है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे चैप्टर के एंड में, वहाँ पे उनका कंपोनेंट होता है मोलिब्डेनम। तो इसलिए नाइट्रोजनेज का कंपोनेंट क्या होता है बच्चों, मोलिब्डेनम। बहुत बार आ चुका है ये एग्जाम के अंदर, और अभी भी आने का उतना ही चांस है नीट के अंदर, तो आप याद रखना नाइट्रोजनेज के अंदर क्या होता है, मोलिब्डेनम। एंड निट्रेट रिडक्टेज जो एंजाइम होता है बच्चों वो भी यहाँ पे काम करता है, बोथ ऑफ विच पार्टिसिपेट इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। दोनों कहाँ पे काम करते हैं, नाइट्रोजनेज निट्रेट रिडक्टेज ये काम करते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, इसलिए बच्चों मोलिब्डेनम दोनों का कंपोनेंट होता है, दोनों के लिए रिक्वायर्ड है सिंथेसिस करने के लिए, एंजाइम के लिए हमें क्या चाहिए, मोलिब्डेनम। किस किस के लिए, निट्रोजिनेज एंड निट्रेट रिडक्टेज, जो कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं। तो ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखो, ये क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट इज क्लोरीन। क्लोरीन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन, ये Cl नेगेटिव की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, अलॉन्ग विद किसके साथ में, सोडियम एंड पोटाशियम। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द सोल्यूट कंसंट्रेशन, और ये सोल्यूट कंसंट्रेशन को डिफाइन करने में हेल्प करता है, किसके साथ में, सोडियम पोटाशियम के साथ में। विद एनायन कैटायन बैलेंस इन द सेल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है। जैसे आपको पता है बच्चों, जो आपने ओपनिंग ऑस्ट्रोमेटा पढ़ा उस टाइम पे जब पोटाशियम का इन्फ्लक्स हुआ था, साथ में क्लोराइड का इन्फ्लक्स हुआ था, तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को वहाँ पे बैलेंस करने के लिए आपने पोटाशियम के साथ साथ क्लोराइड का भी इन्फ्लक्स देखा था। तो इसलिए यहाँ पे पोटाशियम और सोडियम के साथ में क्लोराइड का जो है मूवमेंट होता है, और ये सॉल्यूट कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, साथ में एनायन कैटायन बैलेंस जो है उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। उसका रोल क्या होगा बच्चों, क्या है, एलिमेंट क्लोरीन, क्या होगा, क्लोरीन। तो इट इज़ एसेंशियल फॉर द वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन द फोटोसिंथेसिस एंड रिएक्शन दैट लीड्स टू ऑक्सीजन एवोल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन आपने कहाँ पढ़ा था, मैग्नीज के बारे में पढ़ा था, मैग्नीज भी यही काम करता है, और साथ में क्लोरीन भी, दोनों को एक साथ आप पढ़ो तो ये आपको याद हो जाएगा। वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन जब भी बात आए तो मैग्नीज और क्लोरीन दोनों वही इसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, और ये ऑक्सीजन एवोल्यूशन में वाटर को स्प्लिट करके उससे ऑक्सीजन निकालने में हेल्प करती है रिएक्शन। ये आप पढ़ते हो फोटोसिंथेसिस के अंदर, जब फोटो सिस्टम 2 काम कर रहा होता है वहाँ पे, ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है तब ये होता है। तो बच्चों इसलिए यहाँ पे क्लोरीन के फंक्शन जो है मैग्नीज के जैसे हैं कुछ, और साथ में क्लोरीन कुछ एडिशनल फंक्शन जैसे कि पोटेशियम सोडियम के साथ मिलकर सोल्यूट कंसंट्रेशन को वो यहाँ पे डिटरमाइन करता है, और साथ में एनायन कैटायन बैलेंस को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। हमें बच्चों इन एलिमेंट्स के बारे में इतना ही पढ़ना है, जिसमें से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो कि जैसे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आगे जिंक हो गया, बोरोन हो गया, मोलिब्डेनम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन भी इंपॉर्टेंट है, साथ में हमारा कैल्शियम भी इंपॉर्टेंट है। तो जो जनरली कॉमन है वो भी याद करने हैं, ये आपने थोड़ा कम पढ़े होंगे, जिंक, बोरोन और मोलिब्डेनम, ये याद रखना, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा न्यू है आपके लिए, लेकिन ये फंक्शन थोड़ा सा याद करोगे तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सब बातें समझ में आएंगी। आपको इतना ही पढ़ना है इस टॉपिक के बारे में, इससे ज़्यादा आपको टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी आप इतना ही पूरी बायोलॉजी में पढ़ते हो इनके बारे में, इनके रोल्स जितने भी होते हैं बॉटनी में या जूलॉजी में कुल मिला करके। तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और कमेंट करके बताओ, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।